तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है कहानी के आज के एपिसोड में। आज तारीख है 7 अगस्त 2019, वेडनेसडे का दिन है और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हालांकि आज एक अफसोसनाक जो कल रात अपनी पूर्व विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर जो सुषमा स्वराज उनकी डेथ हो गई थी। आज अंतिम संस्कार हुआ दोपहर लोधी कॉलोनी में जो वहाँ पे वहीं अंतिम संस्कार हुआ था उनका और बड़े ही अफसोसनाक खबर थी। मुझे कम से कम 10-12 बार मिलने का मौका मिला था। हालांकि जो उनकी पोर्टफोलियो रही अलग अलग, जब भी वो एमपी रहीं, अपोजिशन की लीडर रहीं लोकसभा में, फॉरेन मिनिस्टर रहीं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से मुलाकात करने का मौका मिला और हमेशा अच्छी यादें रही। मतलब गिने चुने ऐसे लोग हैं जो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं और इतनी हम्बल, और बिल्कुल आप जब मतलब कोई भी मिलता तो ऐसा लगता था कि बस अपने ही किसी फैमिली के हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। आज की खबर बीच में अभी कही था कुछ लोगों ने, अभी आसिम भी कह रहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, तो मैं कोशिश करूंगा कल आपको वो सुनाऊं डिटेल में। आज थोड़ी सी एक डिफरेंट अलग स्टोरी है पूरी क्राइम की, और मतलब इसको शुरू में मैं खुद भी मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ये साबित करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। और अब तो बाकायदा वहाँ पे एक प्रूफ भी है, निशानी भी बनाई गई है। आज की कहानी साइप्रस की है, एक बहुत ही छोटा सा देश। मुझे लगता है कि दुनिया के बहुत जो गिने चुने छोटे देश हैं, कम आबादी वाले, उनमें से एक ही आता है साइप्रस। तो ये साइप्रस के अंदर से कहानी आती है, मर्डर की कहानी, और उस मर्डर के बाद जो कुछ होता है वो बड़ा अजीब होता है। 70s की बात है। साइप्रस के अंदर, एक तो साइप्रस में बड़ा शुरू से ही बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते आए, अंग्रेज़ों का भी कब्जा रहा और ग्रीस और टर्की ये दोनों भी लड़ते रहे हमेशा। तो साइप्रस में ग्रीस और टर्की यानी यूनान और टर्की के लोगों की अच्छी खासी आबादी, और उन दोनों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। जो ग्रीस के लोग थे वहाँ पे बसे हुए थे साइप्रस में, और जो टर्की से आकर बसे थे, तो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। और ये झगड़ा 1963 से शुरू हुआ था और ये झगड़ा इतना बढ़ा कि उसके बाद फिर इसमें यूएन जो अपनी यूनाइटेड नेशन है उसको दखल देना पड़ा, और वहाँ पे यूएन ने पीस फोर्स को डिप्लॉय किया, जिनका काम था कि साइप्रस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, शांति बना के रखना, ग्रीस और टर्की के लोग आपस में न लड़ें, ये देखना। ये कहा गया था उस वक्त कि यूएन ने कुछ वक्त के लिए वहाँ पे ये सेना को भेजी है, लेकिन फिर परमानेंट चूँकि झगड़ा इतना होता था कि वो वहीं पर रह गए। इसी बीच में 1974 में टर्की ने जो है वो ग्रीस पे, साइप्रस पे हमला कर दिया, और इस हमले की वजह से साइप्रस के 2 टुकड़े हो गए। जो साउथ का हिस्सा था साइप्रस का, वो जो ग्रीक के सिटीज़न थे, यूनान के, उनकी भाषा बोलने वाले, वो उनके हिस्से में चला गया, और जो नॉर्थ का था वो टर्की ज़ुबान बोलने वाले लोगों के हिस्से में चला गया। तो इसी जो दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी अंदर में, टर्की और ग्रीस के लोग जो साइप्रस में रह रहे थे, उन्हीं में से ये कहानी शुरू होती है। इस दौरान में ग्रीस और टर्की के जो लोग साइप्रस में थे आपस में लड़ते झगड़ते थे, और बहुत सारे लोग गायब हो गए, और ये शक था कि उनको मार दिया गया आपसी दुश्मनी में, रंजिश में। 64 से लेकर 74 के बीच में, मतलब कहते हैं कि सैकड़ों लोग गायब हुए, और उन्हीं गायब लोगों में से एक शख्स की ये कहानी है। 1974 की बात है। एक अहमद हरग्यूनर नाम का एक नौजवान था, और ये जो था वहीं साइप्रस में रह रहा था, और ये शख्स जो था ये ग्रीक और टर्की के बीच में जो लड़ाई हो रही थी एक तरह से उनका हिस्सा भी था, और ये टर्की के लोगों की तरफ से एक आंदोलन में शामिल भी रहता था। लेकिन अहमद अचानक 1974 में गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो गायब हुए, उनमें से एक अहमद था। गायब हो गया, उसको बहुत ढूंढा गया, बाद में लिस्ट निकाली गवर्नमेंट ने टर्की की। तो जो टर्की की गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली थी उसमें टोटल 1200
22, तब 1222 लोग मिसिंग थे। तो टर्की की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया और साइप्रस ने भी वहाँ पे उस वक्त चुके हो, कैसे लोगों को ढूंढा जाए और इनका क्या हुआ, इनका अंजाम ये पता लगाया जाए। खोजबीन शुरू हुई, सालों बीत गए, कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान पता चला कि साइप्रस के अंदर एक पेड़ दिखाई देता है और वो पेड़ अंजीर का था। अब जब ये पेड़ बड़ा हुआ और वो चूंकि बहुत ही बेयाबान और अजीब सा इलाका था, लोग जाते नहीं थे, तो एक रिसर्च करने वाली टीम थी जो अलग अलग रिसर्च कर रही थी, ये वहाँ पहुँचती है। और जब ये वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि साइप्रस में एक जगह पे एक बहुत बड़ा अंजीर का पेड़ है। तो पहले तो अंजीर का पेड़ देखकर वो लोग बड़े शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि उस इलाके में अंजीर का पाया जाना वो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली चीज़ थी। अंजीर का पेड़ वहाँ कभी होता नहीं था और वो उस इलाके के लिए एक नई चीज़ थी। 2011 की बात है ये, जब ये रिसर्चर वहाँ पे पहुँचा और 2011 में इसने उस अंजीर के पेड़ को देखा। इसके बाद रिसर्च शुरू हुआ। 74 में अहमद गायब हुआ था, तो 74 में गायब हुआ, 26 और इधर आपको 10 साल 36 करीब 37 ईयर बीत गए, उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान मैं अपनी रिसर्च करने वाली टीम अलग अलग भटक रही थी, साइप्रस के इलाके में पहुंची, एक अंजीर का पेड़ दिखा। उस पेड़ को देख के उन लोगों की आंखें जो है वो खुली रह गई कि ये क्या, इस इलाके में ये पेड़ कैसे। अब उस पेड़ पर रिसर्च करने का फैसला किया गया। जब उस पेड़ के बारे में पूरी छानबीन की गई, पूरी रिसर्च की टीम, तो उसने देखा कि इस पेड़ की जो जड़ है वो वहीं पे नीचे एक गुफा है और उस गुफा के जरिए ये बाहर आई है। अब ये दूसरी हैरानी की बात थी कि एक गुफा के अंदर से अंजीर का पेड़ पहाड़ी इलाके में ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पनपा, इतना बड़ा हुआ। और उस इलाके में अंजीर के पेड़ पाए नहीं जाते। तो अब उस गुफा के अंदर से जब इस जड़ की चीज़ें सामने आई तो फिर रिसर्च करने वाली पूरी टीम ने फैसला किया कि वो इस जगह के आसपास की पूरी खुदाई करेंगे और जानेंगे कि इसका सच क्या है। जब उन्होंने उस गुफा तक पहुँचे और उस पेड़ के जड़ के आसपास के हिस्सों की खुदाई करनी शुरू की, तो उस खुदाई के दौरान उस पेड़ के नीचे से उन्हें एक लाश मिलती है। अब उस लाश को जब मिलती है तो वो लोग निकालते हैं, उसके आसपास में 2 और लाशें मिलती हैं। लाशों को जांच के लिए भेज दिया जाता है। इस दौरान में जो 1222 लोग गायब हुए थे 64 से 74 के बीच में, इनकी लिस्ट गवर्नमेंट ने दी हुई थी और उन सब की फैमिली के जो लोग गायब थे उन फैमिली के सारे सैंपल लेकर रखे गए थे डीएनए के लिए, और वो सारा वहाँ डेटा बैंक में था। तो जब ये 3 लाशें निकाली गई और ठीक पेड़ के नीचे से अंजीर की जो लाश निकली थी उसको भेजा गया, तो उसका डीएनए मैच कर गया उसके सिस्टर से, और फिर पता चला कि ये लाश जो है ये अहमद हरग्यूनर का है, क्योंकि उसकी बहन जो मुनूर हरग्यूनर थी उससे उसका डीएनए मैच किया। तो फिर खबर दी गई डीएनए मैच होने के बाद, तो सिस्टर सामने आई, उसने कहा कि हाँ 74 से उसका भाई गायब हो गया था और उसके साथ 2 साथी भी थे। तो पहली चीज़ कि करीब 37 साल के बाद लाश मिलती है, लाश एक पेड़ के नीचे से मिलती है। अब उस लाश की जब जांच की जाती है तो पता चला था कि मौत से पहले एल्मेट ने अंजीर खाया था और शायद उसका बीज जो है उसके पेट में रह गया। अब इसके बाद और तफ्तीश हुई कि फिर इसकी मौत कैसे हुई, उसकी वजह क्या थी। तो जब बाकी चीज़ें, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि अहमद और इसके 2 दोस्त एक गुफा में फंस गए थे और उस वक्त टर्की और ग्रीस के जो विद्रोही थे आपस में लड़ रहे थे। ये किसी तरह अपनी जान बचाकर एक गुफा तक पहुँचे, लेकिन जो यूनान ग्रीक के जो विद्रोही थे उनको इस गुफा में इनके होने की बात पता चल गई और उन्होंने उस गुफा के मुंह पे डायनामाइट रख दिया और उस डायनामाइट से इन तीनों को उड़ा दिया और इन तीनों की मौत हो गई। एक तरह से तीनों का कत्ल कर दिया बॉम्ब के ज़रिए।
लेकिन जब बम फटा तो उस जो गुफा थी वो जो उसमें एक छेद हो गया उस बम की वजह से, और उस छेद की वजह से सूरज की रोशनी उस गुफा के अंदर आने लगी। इन तीनों को मारने के बाद वो लोग चले गए, लाश वहीं पड़ी रही, और उस लाश जो बाकी सब मेडिकल और डॉक्टरों ने सारी जांच की तो उस लाश में से एक अहमद के पेट में उस वक्त अंजीर का बीज था जो उसने मरने से पहले खाया था। सूरज ने रोशनी दी, गुफा के अंदर रोशनी आई, और धीरे धीरे पेट में उस अंजीर के बीज ने पकना और फूटना शुरू किया, और उसके बाद उसी से उस पेड़ की बुनियाद पड़ी, जड़ बनी, और धीरे धीरे फिर वो उस गुफा के बाहर से उसकी शाखें और बाकी चीज़ें निकलनी शुरू हुई, जड़ गुफा के अंदर रही। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर वो बहन सामने आई अहमद की, और उस बहन ने बताया कि 10 जून 1974 को उसका भाई घर से निकला था अपने 2 दोस्तों के साथ, और वो उस टर्किश रिवोल्यूशनरी उसका हिस्सा था जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे साइप्रस में आज़ादी के लिए। तो वो 10 जून को गया और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया। इस दौरान में बहन ने काफ़ी कोशिश की और हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की कि जो बाकी लोग थे उनसे भी पता करने की कोशिश की, लेकिन 35, 36, 37 साल गुजर गए, कोई भी उसका सुराग नहीं मिला। साइप्रस ने तब 1981 में जब सब कुछ कूल हो गया, शांत हो गया मामला, तब करीब 2000 लोग ऐसे थे जिनको खोजने के लिए एक कमेटी बनाई, और उन सारे लोगों की लिस्ट थी जो मिसिंग थे, और इनका काम था 1963 से 1974 के बीच में जो लोग गायब हुए हैं उनका पता कराया जाए। उनकी पूरी नाम के साथ लिस्ट बनी और उन लोगों का ढूंढने का काम शुरू हुआ। साइप्रस के इतिहास में ये सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था इन लोगों को ढूंढने का। करीब 2000 लोगों की लिस्ट थी। 1222 जगह पर 1222 जगह पर खुदाई की गई इस कमेटी ने, जिनको काम दिया गया था ढूंढने के लिए, जहाँ जहाँ उन्हें शक हुआ कि यहाँ मार के दफनाया जा सकता है। और इस पूरे खुदाई अभियान के दौरान जो 2000 लोगों की लिस्ट थी उसमें से करीब 26% लोगों के अवशेष मिले, उनके कंकाल और बाकी चीज़ें मिली। फिर भी वो कोशिश करते रहे। आखिरी जो उनको तमाम कोशिश के बावजूद 35-37 साल के बाद 890 लापता लोगों की कंकाल मिले अलग अलग जगहों से। 1222 लोगों के आज तक नहीं मिले। लास्ट में ये कोशिश जारी थी, जहाँ जहाँ से उनको अगर कोई सबूत मिलता था। हालांकि फिर बाद में साइप्रस गवर्नमेंट ने इस खोजी अभियान को बंद भी कर दिया, लेकिन अगर कहीं से कोई खबर मिलती थी तो फिर वो अपनी तरफ से उसकी तलाश के लिए भेज देते थे। तो लगभग 1200 से ज़्यादा जगह पर खुदाई की गई, 890 लोगों के कंकाल और वो सारी चीज़ें बरामद हुई। लेकिन इस एक अहमद की जो कहानी सामने लाई, वो किसी जो खोजने के लिए कमेटी बनी थी उसके किसी मेंबर ने नहीं लाई, बल्कि जो रिसर्च करने वाली एक टीम थी, वहाँ के स्टूडेंट थे, उनकी नज़र एक अंजीर के पेड़ पर पड़ी। और अंजीर का पेड़ साइप्रस के उस इलाके में, एक पहाड़ी इलाके में देखकर उनकी थोड़ी सी हैरत हुई कि इस इलाके में अंजीर का पेड़ तो कभी होता नहीं है, तो ये यहाँ कैसे है। और फिर उस पेड़ के जड़ तक वो गए, और उस जड़ में जाने के बाद पता चला कि यहाँ एक लाश है। और उसके बाद ये चीज़ पूरे उसमें साइप्रस में फैल गई कि एक इंसान के लाश से एक पेड़ ने जन्म लिया, और यह हकीकत है। इसके ऊपर जितनी भी सारी वहाँ पर रिसर्च हुई, बाद में उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी, कमेटी को रिपोर्ट दी, साइप्रस गवर्नमेंट को दी, तो उनका यही कहना था कि चूँकि अहमद को डायनामाइट के थ्रू उस गुफा में मार दिया गया था, उस डायनामाइट से एक गुफा में होल होता है, उससे सूरज की रोशनी आती है। उसने मरने से पहले अंजीर खाया था, उसका बीज उसके पेट में था, और उस बीज ने आगे चलकर धूप की रोशनी और बाकी चीज़ों को लेते हुए एक पेड़ की शक्ल अख्तियार कर ली, और इस तरीके से एक लाश पेड़ में तब्दील हो गया। आज भी उस जगह पर जहाँ पे
ये लाश है और जहाँ पे ये पेड़ है उसको वहाँ की सरकार ने, साइप्रस सरकार ने एक समाधि के तौर पर बना दिया ताकि लोग आएँ और लोग देखें। और उस पेड़ को देखने के लिए बड़ी तादाद में वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इस तरीके से पेश ही किया गया है कि ये पेड़ एक इंसानी लाश से जन्म लिया है। तो मुझे लगा कि ये थोड़ी सी अजीब कहानी थी, डिफरेंट कहानी थी। मेरे लिए भी यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जब सारी चीज़ें देखी तो बड़ी हैरत हुई। तो मैंने कहा आप तक भी ये हैरानगी पहुंचा दूं। और आज काम भी बहुत है तो मैंने कहा थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा, काम भी निकल बन जाएगा, आपकी कहानी का वो एपिसोड भी पूरा हो जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी कि एक आदमी जिसका कत्ल होता है उसकी लाश से एक पेड़ कैसे जन्म लेता, और वो पेड़ आज भी है साइप्रस में। अगर कभी आप लोग जाएं तो वहाँ हर एक को पता है कि ये पेड़ कहाँ पे है, और अब तो वहाँ पे उसकी समाधि भी बना दी गई है, तो आसानी से देख सकते हैं। और ये वाकई एक अजूबा होगा दुनिया में कि आदमी जाकर देखे कि एक पेड़ जो कि एक लाश से जो जन्मा है, तो ये अजीब सी चीज़ है। आसिम बैठा हुआ है, फटाफट अब बताओ जो भी सारे सवाल हैं। आज आप चलिए सवाल लेता हूँ आपसे। सर अमितेश सिंह बोल रहे हैं। सर आपने कहा गुफा में 3 लोग थे पर लाश एक ही मिली, कैसे? नहीं, मैंने आपको ये भी बताया कि एक लाश उस पेड़ के जो नीचे मिली थी वो अहमद की थी जिसने अंजीर खाया था। बाकी 2 लाशें उस गुफा में अलग अलग जगहों से मिली थी, लेकिन ठीक पेड़ के जड़ के नीचे से जो लाश बरामद हुई वो अहमद की थी। सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं कि इंसान कितना ही छुपाना चाहे लेकिन कुदरत के आगे नहीं छुपता, उसका जुर्म चाहे अच्छा करो या बुरा सामने जरूर आता है। कौन है? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ साहब बिल्कुल। कुदरत के आगे तो सब बेबस हैं, वो जो चाहता है उसकी मर्जी के बिना, कहते हैं हम लोग कि एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो यही होता है। और यहाँ पे तो ये ऐसी चीज़ है कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक पेड़ जो है वो एक लाश का सुराग देगी, एक पेड़ जो है एक लाश का राज खोलेगी। तो कमाल है उन रिसर्च करने वाले लोगों की जो उस पेड़ तक पहुँचे और फिर उस जड़ तक पहुँचे, और उसके ज़रिए फिर एक शख्स के कत्ल की पूरी कहानी सामने आई। तो निशांत कुमार जी बोल रहे हैं, सर ये वाकई काफी फिल्मी कहानी लगती है। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ अजीब चमत्कारी की कहानी एक्सपीरियंस किया है? हाँ निशान जी, वाकई ये अजीब सी कहानी है। तभी मैंने बार बार कहा कि मुझे खुद उस पर बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जब एक एक करके सारी चीज़ें देखी, फिर उसमें ये भी है कि आज भी उसको एक समाधि बना दिया गया। लोग टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, और सिस्टर के उसके सारी उसमें बयान है, स्टेटमेंट है, तो ना मानने की कोई वजह नहीं है। हालांकि ऐसे हाँ कई चीज़ें होती हैं, हम लोगों के साथ भी, हम लोगों ने भी देखा है, जिस पे कई बार यकीन करने का मन नहीं करता लेकिन सच निकलता है। सर अभिनव मिश्रा है, बोला सर मैं क्राइम तक का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं क्राइम तक के सारे एपिसोड सुनता हूँ, मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ और कई ऐसी कहानियां सुनकर फैक्ट जाना है, एग्जाम में लिखा भी है, जैसे अरुणा शानवार का। अभिनव मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा है, बस इसी तरह आप लोग देखते रहें, हौसला बढ़ाते रहें, जहाँ जहाँ गलत हो सुधारते रहें, और क्या चाहिए। प्रसून जी बोल रहे हैं कि आप ये अब जो 15 अगस्त आने वाले इस टाइम पे कोई देशभक्ति वाली कहानी हो तो प्लीज सुनिए। जी प्रसून जी, बिल्कुल। मैं देशभक्ति की कहानी या फिर 15 अगस्त आज़ादी से जुड़ी हुई कहानी, इसकी एक लिस्ट बनाता हूँ और आपको ज़रूर सुनाता हूँ। सर मोंटी जी हैं, बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के केस के बारे में एक एपिसोड बनाइए, अश्विनी PSI। मोंटी जी, अश्विनी PSI महाराष्ट्र, चलिए ठीक है, मैं इसको निकालता हूँ और आप तक फिर पेश करता हूँ। सर एक चंद्र जी हैं, ये बोल रहे हैं सर इस पेड़ की या कुछ कोई इमेज हो तो प्लीज क्राइम तक पर आप। चंद्र जी, मैं बिल्कुल कहूँगा ये आसिम दीपक सभी से कि इसकी है बिल्कुल तस्वीर है, और वो डालें, और इसको मैं कल कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दिखाऊँ। सर नभा जी हैं, ये बोल रही है कि सर आपकी कहानी सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ऐसी ही कहानी आप सुनाया करिए ताकि हमें कुदरत का भी ख्याल रहे कि हम उसको कितना नुकसान पहुँचाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी कोशिश होती है कि अलग अलग जो कहानियाँ हैं वो आप तक लेकर आऊँ, सुनाऊँ, बताऊँ, बट सिर्फ एक चीज़ है कि वो कहानी जो भी है वो सच हो, फैक्ट सही हो। तो कोशिश जारी रहेगी आगे भी। सर सूर्य प्रताप तिवारी बोल रहे हैं, सर वो राजवीर सिंह के लड़के के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, सर कभी आप उनसे मिलवाइए क्राइम तक के लिए। सूर्य जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि ACP राजवीर को मैं जितने सालों से जानता हूँ, और फिर ACP राजवीर का सपना था कि उनका बेटा जो है IPS बने, और IPS बना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो IPS बना तब खुद राजवीर देखने के लिए ज़िंदा नहीं थे, और वरना वो एक अजीब लम्हा होता जब एक ACP और उसके सामने उसका IPS बेटा दोनों दिल्ली में पोस्टेड, तो सोचिए आप क्या मंजर होगा। सर अमितेश सिंह बोल रहे हैं, सर कल आपने बताया कि जापान ने आज तक परमाणु बम नहीं बनाया, पर मैंने कार्यक्रम में देखा था कि जापान अमेरिका पर परमाणु बम गिराने वाला था, पर अमेरिका को पहले ही पता चल गया।
कौन है? सर ये है अमितेश सिंह। अच्छा, अमितेश सिंह जी, उस वक्त की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 के दौरान जापान कोई अमेरिका पे इस तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा रहा था, क्योंकि शायद उस वक्त था नहीं। लेकिन आपने कहा तो मैं एक बार इसको डबल चेक करूंगा, पर मुझे जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा है शायद उस वक्त जापान के पास नहीं था। जी सर रुपेश जी हैं, बोल रहे हैं सर अब इस वाले हफ्ते से आप फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां में सुनाना शुरू कीजिए। रुपेश जी, कोशिश करूंगा मैं अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों की कहानियाँ अब तक लाऊं, और जो भी मिलता है मैं कोशिश यही करता हूं कि जैसे ऐसे कहानियाँ आती जाती हैं आपको सुनाता जाता हूं। अभी जैसे कई लोगों के मेल आए, अभी थोड़ी देर पहले भी किसी ने कहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, तो मेरी कोशिश है कि वो जो पूरी उनकी, और चूँकि इस वक्त वो मामला गर्म भी है, पार्लियामेंट में अभी पूरा मामला भी उठा था कि किस तरह से आर्टिकल 370 को लेकर लोगों की अलग अलग राय थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भी उसमें क्या राय थी, उनकी मौत कैसे हुई, क्यों उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि सिलसिलावार आपके सामने रखूँ। सर सूर्या जी बोल रहा है इजिप्ट के जो प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या के ऊपर एक कहानी हुई थी, केस हुआ था, वो कहानी हमें कब सुनी? ठीक है, ये इजिप्ट के आप जो बता रहे हैं कहानी, इसको एक बार लेकर आता हूँ, फिर कभी सुनाऊँगा। सर छाया पांडे बोल रहे हैं सर जो लोग आर्टिकल 370 के हटाने के विरोध कर रहे हैं उसका रीजन क्या है और आप क्या सोचते हैं इस चीज़? मैंने बहुत डिटेल में आर्टिकल 370 पे आप लोगों से बात की थी, बताया भी था। जो देखिए, जो विरोध कर रहे हैं एक्चुअली, जो कश्मीर में ख़ास तौर पर वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, शुरू से वो आर्टिकल 370 के साथ जीते आए हैं। आर्टिकल 370 से उन्हें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 370 उन्हें देता है। तो जब कोई जिस चीज़ से फ़ायदा होता है आप उससे छीन लेंगे तो वो जाहिर सी बात है नाराज़ होता है। तो पॉलिटिशियन वहाँ के कभी नहीं चाहेंगे कि आर्टिकल 370 हटे, इसीलिए एहतियात के तौर पर उन सभी को नज़रबंद भी कर दिया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया ताकि माहौल शांत रहे। लेकिन मेरा अगर पर्सनल राय, मैंने उस दिन भी आप लोगों से शेयर की थी कि एक देश में दो अलग अलग कानून, दो अलग अलग झंडे, दो अलग अलग सिटीजनशिप, ये होनी नहीं चाहिए। अगर एक देश है तो एक ही कानून हो, एक ही संविधान हो, सब कुछ एक हो। जो कानून दिल्ली पे लागू हो, जो कानून पटना पे लागू हो, जो पुणे में हो, जो मुंबई में हो, जो तमिलनाडु में हो, जो वहाँ, और वही कश्मीर में होना चाहिए। तो हालांकि ये खुद जब ये आर्टिकल 370 हुआ था तब ये उस वक्त कहा गया था, खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, जिन्होंने इस पर दस्तखत किए थे, कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, और आगे धीरे धीरे ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 70 साल हो गए थे। अब देखिए एक नई शुरुआत है, आगे क्या होता है। सर इफ्तिखार नूर खान है, बोले शम्स भाई आप पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट को बोले कि डियर नेबर, हमें मोहब्बत से रहना है क्योंकि हम पाकिस्तान वालों से भी प्यार करते हैं और इंडिया से भी प्यार करते हैं। तो प्लीज़ जवाब दीजिए, मैं पाकिस्तान से। इफ्तिखार नूर खान साहब, मैं आपको बताऊं कि इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, मतलब मैं कहूं दोनों प्यार से रहें, ये बड़ी अजीब सी बात है। गवर्नमेंट बड़ी सुलझी हुई, आपकी भी और हमारे यहाँ भी। लेकिन होता क्या, मुझे जहाँ तक थोड़ी सी, अगर मेरी पर्सनल और बहुत ईमानदारी वाली राय लें, मुझे लगता है कि दोनों कंट्री की जो मीडिया है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लेकिन शायद मीडिया वो रोल प्ले नहीं करती, बल्कि मीडिया जो है वो और ज़्यादा लड़ाने का ही काम करती है। हालांकि मैं उसी मीडिया से हूँ, मेरा घर इसी मीडिया से चलता है, लेकिन कई बार ऐसा फील होता है कि जिस तरह के लैंग्वेज, जिस तरह की चीज़ें बहुत बार जो इस्तेमाल होती है वो नहीं होनी चाहिए। इवन पाकिस्तानी मीडिया भी वही करती है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे मीडिया वाले यही करते हैं। तो होना नहीं चाहिए। मीडिया का एक रोल ये है कि वो एक बैलेंस बना कर रखे, जो सच है वो सामने सिर्फ रखे, बाकी उसमें आग लगाने का काम, मिर्च लगाने का काम ये मीडिया का नहीं है। मीडिया का काम है रिपोर्ट को रिपोर्ट की तरह पेश करना, ना कि नमक मिर्च लगा के उसे अलग अलग तरीके से परोसना, लोगों के इमोशन से खेलना, भड़काना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इधर ये सब चल रहा है। सर विनय जागलान है ऑस्ट्रेलिया से, बोल रहे हैं कि सर यहाँ 4.5 घंटे का डिफरेंस है और डेली हम लोग आपके शो के लिए जागते हैं ताकि हम आपका शो देख सकें, आपको लाइव सुन सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्राइम तक आने के लिए। विजय जालान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे रहें, और ऑस्ट्रेलिया खूबसूरत जगह है, तो बस अपना प्यार इसी तरह देते रहें। सर एक विनय, सर ये प्रवेश जी हैं, ये बोल रहे हैं कि सर आप जिस तरीके से सच्चाई बता देते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में, यही चीज़ें जो आपसे जोड़े रखती हैं। अब विनय जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा असल में काम है, मैं मीडिया में हूँ, तो मुझे लगता है कि हालांकि मैं भी इंसान हूँ, जो सच है और जैसा सच है और जो जैसे है वैसे ही आप तक पहुँचा दूँ। मेरी अपनी उसमें कोई राय या मेरी अपनी सोच या मेरी अपनी मर्ज़ी, वो रोल नहीं प्ले करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है।
राय वही रखी जो सामने है, जो सच है, लेकिन उस पर अपनी राय की, अगर मैं किसी एक चीज़ को पसंद करता हूँ तो मैं उसको हमेशा अच्छा बताऊँ, और मैं किसी को नापसंद करता हूँ मैं उसके बारे में हमेशा बुरा बोलूँ, ये नहीं होना चाहिए। उन दोनों के बारे में जिसको पसंद करता हूँ अगर वो गलत करता है तो उसको भी बताना चाहिए, और जिसे नापसंद करता हूँ वो सही करता है तो उसको भी बताना चाहिए। तो आपको सच बताना चाहिए, सिर्फ कोशिश मेरी यही है, बाकी नहीं मान। सर शाहरुख बेग हैं, बोल रहे हैं कि सर मैं दुबई में रहता हूँ लेकिन मेरी फैमिली पाकिस्तान में है। मैं डेली आपका लाइव सुनने के बाद अपने घर पे बात करता हूँ, जब बोलता हूँ कि मैं बड़े भाई से बात कर रहा था, मतलब मैं आपकी स्टोरी देख रहा था, फिर मैं घर पे बात करता हूँ। शाहरुख बेग साहब, थैंक यू वेरी मच। बस इसी तरह अपना प्यार आप देते रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। सर अनुवाद मितवा बोल रहे हैं, सर अगर संभव हो सके आप प्लीज नगरा बलिया कांड के 18/4 में जो हुआ था जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के द्वारा किए गए थाने के घेराव में लोग मारे गए थे, इस पर कहानी सुनिए। अनुराग मितवा। मितवा नाम आपका अच्छा लगा है, पता नहीं अब ये सही बोल रहा है कि नहीं, मितवा है या मितवा है, लेकिन अनुराग साहब मैं वादा करता हूँ जल्दी ये कहानी आपको सुनाता हूँ। सर गौरी लंकेश के बारे में। गौरी लंकेश की भी कहानी बहुत दिनों से अटकी हुई है, वो भी मैं आपको जल्दी सुनाता हूँ। सर एक सवाल अनिकेत जी का उसी से रिलेटेड है कि सर पत्रकारों के ऊपर कई जानलेवा हमले हुए और उनमें कई पत्रकारों की जान ली गई है, उस पर आपको क्या कहना है? कई बार ऐसा होता है, देखिए जब आप काम करते हैं कई बार आपको रिस्क उठाना पड़ता है, रिस्क झेलना पड़ता है, और ऐसे में हादसे होते हैं। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट के हर साल पूरे वर्ल्ड में ही अजीब अजीब हादसों में मौत होती है, लेकिन वो पेशा है उनका, वो काम करना पड़ता है, अगर आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे पेशा हैं ज़िंदगी में जिसके साथ ख़तरा जुड़ा होता है। लेकिन इसी सवाल से मुझे एक सवाल याद आया, कई ऐसे मेल आए थे जो लोग पूछना चाह रहे थे मीडिया के बारे में, काम कैसे करते हैं। तो ख़ासतौर पे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि जब एंकरिंग कर रहा होता है या कर रही होती है तो सामने क्या कुछ लिखा होता है जिसको वो देख के पढ़ते हैं? बिल्कुल सामने प्रॉम्प्टर होता है, टेली प्रॉम्प्टर उसको हम लोग कहते हैं अपने लैंग्वेज में। टेली प्रॉम्प्टर में वो सब कुछ एक लिखा हुआ होता है, उसको या तो हाथ से, या कई एंकर के आप हाथ में देखते होंगे एक फ़ोन की तरह, तो आप एक बटन दबाते रहिए, वो ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर चला जाएगा। पैडल होता है एक, वो पैर से चलता है, तो आप आराम से खड़े हुए, आपके एक पैर के नीचे वो है, आप बटन दबाते रहें, आपका प्रॉम्प्टर ऊपर नीचे होता रहेगा, तो आप उसको देख के पढ़ते रहते हैं। तो आम तौर पर जो एंकर होते हैं वो टेली प्रॉम्प्टर पे जो लिखा होता है उसको देख के पढ़ते हैं। लेकिन जो डिबेट होता है, उस डिबेट में भी अगर शुरुआत में कोई ओपनिंग है, 4, 5, 6 लाइन 10 लाइन बोलनी है, तो वो भी लिखा होता है। लेकिन जब डिबेट होता है या फिर आप लाइव क्वेश्चन आंसर करते हैं, अगर एक रिपोर्टर फील्ड में है या पॉलिटिशियन फील्ड में है या स्टूडियो में आपके 10 गेस्ट बैठे हुए हैं, तो वो लिखा नहीं होता है। वो एक एंकर को उस सब्जेक्ट के बारे में पहले से तैयारी करनी होती है। सपोज अगर आज मुझे आर्टिकल 370 पर डिबेट करना है, तो आर्टिकल 370 के सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जिस गेस्ट को बुला रहे हैं इसमें से कौन सपोर्ट में बोलेगा, कौन अगेंस्ट में बोलेगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो अगेंस्ट में बोलेगा उससे हमारे क्या क्वेश्चन होने चाहिए, जो सपोर्ट में बोलेगा उससे क्या क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपका पूरा होमवर्क होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार गेस्ट ही आपसे पलट के सवाल पूछ सकता है कि आर्टिकल 370 के क्लॉज 1 में ये है, आपको पता है। अब अगर एंकर को पता नहीं है तो फिर ऑन एयर जो है, चूँकि लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो उनके सामने फिर आपकी वो फजीहत हो जाएगी कि यार एंकर को तो कुछ मालूम नहीं है। तो डिबेट में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता, वो एंकर की अपनी तैयारी होती है, अपनी मेहनत होती है, होमवर्क होता है। बाकी जो न्यूज़ बुलेटिन होता है, जो आप लगातार देखते हैं, एंकर आता है, फिर स्टोरी चलती है, फिर एंकर आता है, वो सारे टेलीप्रॉम्प्टर पे होते हैं, वो लिखे होते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है। सर अमरीक खन्ना है, ये बोल रहा है कि सर आपकी जितनी कहानी हमने सुनी है, हम कुछ नहीं करते, आंख बंद करते हैं और वर्चुअली खुद को उस जगह पे पहुंचे हुए दिखते हैं। ये कारनामा सिर्फ आप कर सकते हैं, आपकी आवाज़ कर सकते हैं। अमरीक खन्ना साहब, तहे दिल से शुक्रिया, आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी। पर मैं हमेशा यही कहता हूँ, इस सवाल का जवाब पता नहीं लाखों बार तो दे चुका हूँ, कि मैं जब कहानी सुनाता हूँ या बोलता हूँ, यहाँ क्राइम तक पे ही नहीं बल्कि टीवी पे भी या कहीं बाहर जाता हूँ वहाँ से लाइव भी, तो सोच समझ के कभी कुछ नहीं बोलता हूँ। सब्जेक्ट के बारे में जो पता होता है बस वो बोलना शुरू कर देता हूँ, लेकिन कैसे बोलना कभी नहीं सोचा। कब रुकना है, कब चुप रहना है, कब बोलते जाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, ये सब कुछ पता नहीं। बस एक बार शुरू होता हूँ तो फिर शुरू हो जाता हूँ, तो कभी सोच समझ के नहीं बोलता हूँ, बस बोलता जाता हूँ। सर चौधरी निशांत हैं, बोल रहा है कि क्राइम तक की टीम और आप लोग लगातार 365 दिन काम करते रहते हैं, आप लोग पार्टी वगैरह नहीं करते?
चौधरी निशान साहब ऐसा नहीं है, हम लोग पार्टी भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, जब जब वक्त मिलता है गप्पे भी मार लेते हैं, कहीं बैठ भी जाते हैं। और हाँ ये है कि एक चीज़ होता है वो उसको बड़ा मिस करते हैं। कई बार ऐसा होता था पहले कि हम लोग 2-3 दिन के लिए कहीं चले गए आसपास में पूरी टीम के साथ किसी जहाँ पे पिकनिक बना रहे हैं। अब लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती कि अगर पूरी क्राइम टीम, मैं सिर्फ क्राइम तक की बात नहीं करूँ, क्राइम रिपोर्टर भी जितने हैं हमारे, तो अगर मान लीजिए कि अगर 10 क्राइम रिपोर्टर हैं दिल्ली में और उसमें से एक साथ 7-8 निकल गए, तो बट डर एक ही रहता है कि इधर हम लोग निकले और पीछे में कुछ हो गया, तो फिर टाइम का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर 5 घंटे का सफ़र है तो हम कितनी देर में पहुंच सकते हैं, तो उस हिसाब से। और अगर गलती से पहुंचे और फ़ोन आ गया और वापस आना है तो फिर आप समझ सकते हैं कितना बुरा लगेगा। और ऐसा कई बार हो चुका है कि जिस पिकनिक का प्लान किया महीने भर पहले से, सारी तैयारियां हो गई, उसके बाद पहुँचे हैं, अभी सब खुश हैं कि चलो 2 दिन की आज़ादी है, मालूम हुआ कि 1 घंटे के बाद ही कॉल आ गया, उसके बाद भाग रहे। लास्ट हुआ था हम लोगों के साथ जब लखनऊ विधानसभा में एक ये हुआ था कि तलाशी के दौरान कुछ विस्फोटक मिले हैं और उसमें ये था कि TNT RDX सफ़ेद पाउडर मिला था। तो वो बहुत बड़ी बात थी कि लखनऊ विधानसभा में सफ़ेद पाउडर, मतलब उसको विधानसभा को उड़ाने की कोशिश की गई। तो सारे फिर भागे हम लोग और यहीं सहारनपुर के पास जा रहे थे, एक बीहट जंगल है वहाँ, लेकिन पहुँचे ही थे। उसके बाद तब तक ये खबर आई तो हम 6-7 लोग थे, उस बस वापस आए, फिर दिल्ली आकर 2-3 लोग लखनऊ निकल गए। और सबसे ज़्यादा बुरा और अफसोस तब लगा कि जब वो 2-3 दिन तक 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि ना वो RDX था ना कुछ था, बस किसी एक ऐसी शरारती इंसान ने ले जाके कुछ आटा या क्या पता नहीं रख दिया था। पर उस चक्कर में हम लोगों के वो सारी जो प्लानिंग थी वो ख़त्म हो गई। सर अनुराग बोथरा जी बोल रहे हैं, सर आपकी सहजता और सादगी को सलाम। अनुराग जी थैंक यू वेरी मच। बस इसी तरह आप लोग हौसला बढ़ाते रहिए। सर यासीन भटकल की कहानी लोग सुनने यासीन भटकल की कहानी मैं पहले भी किसी ने कहा था मुझे, मैं एकदम डिटेल भी सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस भटकल गांव में बहुत घूमा हूँ इस स्टोरी को करने के लिए। जब भटकल बंधु सारे वहाँ रहते हैं और इत्तेफाक से उस भटकल गांव में पहली बार तो 2-3 बार स्टोरी के लिए गया। एक बार मुझे गुजरना पड़ा था जब मैंगलोर में प्लेन क्रैश किया था, तो मैंगलोर एयरपोर्ट बंद था और हमें गोवा एयरपोर्ट पे हम लोग गोवा तक गए थे और गोवा से फिर बाई रोड जाना था मैंगलोर। करीब 8-9 घंटे का सफ़र है वो। पर सड़क बहुत खूबसूरत, एक तरफ समंदर बीच में और एक तरफ सड़क। तो मैंगलोर जाने से पहले ही रास्ते में भटकल मिलता है और फिर भटकल चूँकि मैं बहुत भटका हूँ वहाँ पे जाकर इन्हीं खबरों के चक्कर में, तो उसकी पूरी जो कहानी है और वो जो पूरा सफ़र था वो एक दिन मैं आपको डिटेल में सुनाता हूँ। सर नॉर्थ ईस्ट की कहानी के लिए भी लोग नॉर्थ ईस्ट की भी कहानी जल्दी आपको सुनाता हूँ। सर झारखंड के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, लद्दाख की कोई अगर स्टोरी है सर? लद्दाख की भी है, लद्दाख की 1-2 स्टोरी है तो मैं वो भी आपको सुनाता हूँ जल्दी। तो आज अब इजाज़त दीजिए, इतना ही। कुछ और भी काम है वो निपटा लूँ। उम्मीद है आज की कहानी हालांकि छोटी थी लेकिन अच्छी लगी होगी। कल किसी नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक यही दुआ, आप लोग हमेशा अच्छे रहें, पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी रहे। तो थैंक यू वेरी मच।